हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय अनदर क्लास। कक्षा 11 अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण हमने शुरू किया था और इसके पार्ट फर्स्ट में हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ लिया था। आगे हम भाग 2 शुरू करते हैं और भाग 2 में 5 जगत प्रणाली का पहला जगत मोनेरा हम लेते हैं और इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षणों की बात करते हैं कि मोनेरा जगत में कौन कौन से एग्जाम्पल सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण भाग 2। मोनेरा जगत हम बात करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी वास स्थानों पर पाए जाते हैं। तो जितने भी जीवाणु हैं स्टूडेंट्स, मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाएंगे। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये बैक्टीरिया या ये जीवाणु गर्म जल के झरनों में, मरुस्थलों में, बर्फ में, गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ पर दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि कौन कौन से वास स्थानों पर ये जीवाणु पाए जाएंगे। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला समूह हम देखते हैं यहाँ पर गोलाकार बैक्टीरिया, जिन्हें हम कोकस के नाम से भी जानेंगे और बहुवचन में हम कोकाई कहेंगे। छड़ाकार बैक्टीरिया, छड़ जैसे, जिन्हें हम बेसिलस बोलेंगे और बेसिलाई भी बोला जाता है बहुवचन में। कोमाकार बैक्टीरिया, जिन्हें हम विब्रियम कहेंगे और बहुवचन में विब्रिया बोलेंगे। सर्पिलाकार बैक्टीरिया, जिन्हें हम स्पाइरिलम के नाम से जानेंगे और बहुवचन में स्पाइरिला कहेंगे। इन 4 समूहों में बैक्टीरिया को आकार के आधार पर बांटा गया है, जीवाणुओं को आकार के आधार पर बांटा गया है और इनके आकार के डायग्राम भी नीचे दिखाए गए हैं, विभिन्न आकार के बैक्टीरिया। तो आप देखिए, कोकाई आपको नजर आ रहा है, बेसिलाई छड़ जैसे आपको नजर आ रहे हैं, स्पाइरिला नजर आ रहे हैं, जिनमें कशाप भी आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लैजिला, और विब्रियो, कोमा जैसे बैक्टीरिया आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आप डायग्राम भी बनाएंगे स्टूडेंट्स कि आकार के आधार पर बैक्टीरिया को किस प्रकार से डायग्रामेटिक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, यानी जीवाणु की जो संरचना है वो बहुत ही सरल दिखाई देती है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। लेकिन बिहेवियर में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आप याद रखेंगे कि उपापचय की दृष्टि से, मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से हम देखें तो जीवाणु में बहुत अधिक विविधता मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषित स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों और मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया में कितनी डाइवर्सिटी मिलती है उपापचयी रूप से। आगे हम आद्य बैक्टीरिया की बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे लवणीय क्षेत्रों में मिलेंगे, वहाँ पर मिलने वाले आर्की बैक्टीरिया को हम हेलोफी बोलेंगे। गर्म झरनों में मिलने वाले आर्की बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिलस या फिल्स कहलाएंगे। कच्छ क्षेत्र में मिलने वाले मेथनोजन कहलाएंगे। तो हेलोफी, थर्मो एसिडोफिल्स, मेथनोजन आर्की बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे। आर्की बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति की संरचना है वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। और ये कोशिका भित्ति में जो भिन्नता है, यानी आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से भिन्न पाई जाती है, और यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी बनाता है। मैथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय भैंस, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, रूमिनेंट्स, मवेशी, गाय ले लेते हैं, भैंस ले लेते हैं, तो इन रूमिनेंट्स पशुओं की आंत में, इंटेस्टाइन में मैथेनोजन आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का ये उत्पादन करते हैं। गोबर गैस जैव गैस हम उन्हें बोल सकते हैं, या मीथेन गैस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि गोबर गैस का जो मुख्य कंपोनेंट है वो मीथेन गैस ही होता है स्टूडेंट्स। तो इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन ये मैथेनोजन करते हैं, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। हजारों यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और एक कशाप चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। यानी यू बैक्टीरिया में हम कशाप की भी बात करेंगे, फ्लैजिला की भी बात करेंगे, जो कि बैक्टीरिया के गमन में सहायता करते हैं। साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें हम नीलहरित शैवाल भी बोलते हैं,
में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी है, तंतुमय, समुद्री तथा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय झिल्लीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टोक और एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को आप याद रखेंगे, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिका मिलेगी, हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर करते हैं। तो नॉस्टोक और एनाबिना जो पर्यावरण की नाइट्रोजन है, उन्हें हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर करेंगे। आपको हेटेरोसिस्ट डायग्राम में भी दिखाई गई है स्टूडेंट्स। ये हेटेरोसिस्ट सेल है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करेगी। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो याद रखेंगे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या काम कर रहे हैं और ये किसको ऑक्सीकृत करके एटीपी उत्पादन कर रहे हैं और पोषकों के पुनर्चक्रण में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे हम परपोसी बैक्टीरिया की बात करते हैं। परपोसी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। परपोसी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती है। तो आप बीमारियां भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? तो हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां जीवाणु से होती है। आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु भी बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, यानी एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाएगा। माइकोप्लाज्मा जैसे जीवधारी या माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे आप, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादपों में रोगजनक का काम करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में भी आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि माइकोप्लाज्मा से आप क्या समझते हैं और उनके कुछ गुणधर्म जो है वो आपको बताना है। एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाया गया है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता हुआ दिखा रहा है कि 1 से 2 किस तरह से हो रहा है। तो एक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और डीएनए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स किस प्रकार से कोशिका विभाजन द्वारा ये प्रजनन करता है। आप डायग्राम भी बनाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोनेरा जगत में कौन कौन से हो जाएंगे। आप ये सारे फीचर्स अच्छे से याद करेंगे। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।